नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम इंडिया लीगल में। और आज एक खास विषय के साथ आपके सामने हुई। ये विषय सीधे तौर पर हमसे यानी मीडिया से और न्यायपालिका से जुड़ा हुआ है। मैं राजश्री इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रही हूं और आजकल सोशल मीडिया लगातार सुर्खियां बना रहा है, इसमें कोई शक नहीं। बेलगाम सोशल मीडिया के प्रभाव से जहां सरकार जूझ रही है, वहीं न्यायपालिका भी सोशल मीडिया से उभरती चुनौतियों से कहीं न कहीं सचेत होती दिख रही है। और ये लगातार जिस तरह की टिप्पणियां, जिस तरह की प्रतिक्रियाएं न्यायपालिका की तरफ से आती रही हैं, उससे और अधिक स्पष्ट हो रहा है। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर न्यायपालिका पर हो रहे हमलों ने न्यायपालिका की चिंता जरूरत से ज्यादा बढ़ाई है। प्रधान न्यायाधीश जस्टिस एन वी रमन्ना ने सोशल मीडिया पर से जजों पर हमले को प्रेरित और सुनियोजित बताया और कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसियों को इनसे सही तरीके से निपटना चाहिए। प्रदूषण पर सुनवाई करते हुए सीजेआई का दर्द एक बार फिर से छलका जब उन्होंने कहा कि मीडिया बेवजह न्यायपालिका को निशाना बना रही है। सीजेआई ने कहा कि हमें खलनायक बनाया जाता है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बेलगाम वेब पोर्टल और यूट्यूब चैनलों पर चिंता जताई थी। इसके साथ साथ नए आईटी नियमों को चुनौती देने वाली जितनी भी याचिकाएं विभिन्न हाई कोर्टों में लंबित रहीं, उनको सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने का आदेश दिया गया। अब इन पर एक साथ सुनवाई की जाएगी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इस तरह बिना नियमन के नहीं छोड़ा जा सकता और ये खतरनाक होगा। उन्होंने इस बात पर भी चिंता जताई कि सोशल मीडिया पर जजों की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जाता रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोशल मीडिया ही इस आरोप के लिए बदनाम है, बल्कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी इस तरह के आरोप लगते रहे हैं। कभी कभी न्यूज एडिटर्स भी अदालत के आदेशों को अपने लेखों की सुर्खियों में जिस तरह से छापते हैं और उससे खिलवाड़ करते हैं, उसे जिस तरह से तोड़ मोड़ कर पेश किया जाता है, वो अपने आप में एक चिंता का विषय बन जाता है। इस तरह के टिप्पणियों को हाईलाइट किया जाता है जो सनसनी फैला सके। कई बार कोर्ट ऑर्डर से एकदम अलग होता है और जिससे बहुत हद तक संशय की स्थिति बन जाती है। इस तरह की खबरें सोशल मीडिया में और तेजी से फैलती हैं और वायरल हमलों के लिए एक तरह से चारा बन जाती हैं। वैसे एक विचारधारा ये भी मानता है कि जजों को सोशल मीडिया के इस्तेमाल से बचा कर रखा जाए। जज अपने ऊपर हो रहे हमलों पर सही तरीके से सार्वजनिक तौर पर बात रख भी नहीं सकते। हमले करने वालों पर भी उन्हें कार्रवाई करने में संयम बरतना पड़ता है क्योंकि उन पर बदले की भावना का आरोप लग सकता है। 2004 में तारक सिंह बनाम ज्योति बसु मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि न्यायपालिका के पास शक्ति है, इसके कारण न्यायाधीशों को दूसरे लोगों की तुलना में अधिक सख्ती से आंका जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। न्यायपालिका सख्त कदम नहीं उठा सकता। अवमानना के कई उदाहरण हाल फिलहाल में हमारे सामने हैं। केतन तिरोडकर मामले में पीठ ने कहा कि अगर सरकार सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को संवैधानिक कार्य से रोकती नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि न्यायपालिका कोई कार्रवाई नहीं करेगी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर कोई दूसरों को बदनाम तो नहीं कर सकता। हम आज इसी पर बात करने वाले हैं। और न्यायपालिका ने जिस तरह से तब इस पूरे मामले में कहा कि न्यायपालिका इतनी असहाय नहीं है, न्यायपालिका के सदस्य को रक्षक नहीं चाहिए, ये न्यायाधीशों ने स्पष्ट किया। लेकिन इन तमाम प्रतिक्रियाओं से ये जरूर स्पष्ट हुआ कि न्यायपालिका के सख्त मंशे से ये जाहिर होता है कि ये जो सवाल है वो अब गंभीर होता जा रहा है। लेकिन बुनियादी समस्या क्या है? बुनियादी समस्या ये भी है कि क्या जज सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं? देश के 61 बार एसोसिएशंस ने एक सर्वेक्षण किया जिससे ये पता चल रहा है कि न्यायाधीशों द्वारा सोशल मीडिया के उपयोग ने विशेष चिंताएं पैदा की हैं। केवल 15% उत्तरदाताओं ने महसूस किया कि सोशल नेटवर्किंग के इस्तेमाल के वकीलों के उपयोग ने भी पेशे की सार्वजनिक छवि को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। 40% ने जवाब दिया है कि सोशल नेटवर्किंग के साइट्स जो हैं वो न्यायाधीशों के उपयोग, जिस तरह से न्यायाधीशों ने उसका उपयोग किया है या वकीलों ने जिससे उसका उपयोग किया है, उससे जनता के विश्वास को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है और न्यायिक स्वतंत्रता कम हुई है। इस पर बार काउंसिल का विचार था कि वकीलों के लिए उन जजों जिनके सामने वे पेश हो रहे हैं उनके बारे में टिप्पणी या राय पोस्ट करना गलत है।
अगर कानूनी कार्रवाई की बात करें तो प्रस्तावित डेटा प्रोटेक्शन बिल कुछ नियंत्रण ला सकता है, ऐसा ये माना जा रहा है। बिल सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज और को पब्लिशर्स के रूप में मानने की सिफारिश कर रहा है, जिससे सोशल मीडिया कंपनी को अब तक मिल रहा एक सेफ हार्बर खत्म हो जाएगा और गलत कमेंट को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। इस बिल के हिसाब से जज और सोशल मीडिया का रिश्ता अभी तक हमने ये देखा है कि ये बेहद अपरिपक्व है। दोहा डिक्लेरेशन की बात करें तो ये साफ तौर पर प्रोटोकॉल बनाया तो गए, लेकिन इन प्रोटोकॉलों का उपयोग नहीं हो पाया। कहा यह भी गया कि जज चाहे सोशल मीडिया का उपयोग करें या नहीं, उन्हें इसे सीखना होगा। जजों को सोशल मीडिया का उपयोग करने से कोई मनाही नहीं है, लेकिन उन्हें न्यायिक पद की नैतिकता, मर्यादा और गरिमा को बनाए रखना चाहिए, ये माना गया। जाहिर है कि मसले कई हैं, पेच कई हैं। आज हम सोशल मीडिया और न्यायपालिका से जुड़े तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। ये जानने की कोशिश करेंगे कि मीडिया या सोशल मीडिया न्यायपालिका की दोस्त हैं या वाकई अब ये दोनों इस तरह से आमने सामने आई हैं जहां पर वो एक दूसरे की शिकायत करने से कभी बाज नहीं आते, या फिर कौन सी ऐसी राह निकाली जाए ताकि सोशल मीडिया, जो कि एक असीमित शक्ति है, इस शक्ति का सदुपयोग न्यायपालिका के हक में किया जा सके, देश के हक में किया जा सके, संविधान के हक में किया जा सके। एक रिपोर्ट पहले मैं आपको दिखाती हूँ। इस रिपोर्ट के हिसाब से आप देख पाएंगे कब कब ऐसी स्थितियां बनी जब न्यायपालिका को कहना पड़ा कि मीडिया अपनी हद से आगे बढ़ रही है। साथ ही कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिसे वॉइस देना, जिसे आवाज देना बहुत जरूरी है। और उसके बाद हम अपने बेहद खास पैनल की ओर बढ़ेंगे जो न केवल इस विषय के जानकार हैं, बल्कि उनके ये जो विचार आपके सामने आएंगे वो बहुत हद तक इस समस्या को समझने में और सुलझाने में सहायक होंगे। सबसे पहले रिपोर्ट। अठारह अगस्त 2021 इस्लामिक कट्टरपंथियों ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मार्कंडे काटजू पर उनके फेसबुक पोस्ट के लिए ऑनलाइन हमला किया। 16 नवंबर 2020 सीबीआई ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट जजों के खिलाफ जानलेवा सोशल मीडिया पोस्ट मामले में 17 लोगों पर मामले दर्ज किए। 14 अगस्त 2020 सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को महंगी मोटरसाइकिल पर तत्कालीन सीजीआई की तस्वीर प्रकाशित करने के लिए अदालत की आपराधिक अवमानना का दोषी ठहराया। 12 अक्टूबर 2018 फेसबुक पर जजों के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट लिखने वाले एक्टिविस्ट केतन तिरोड़कर को जेल। ये कुछ समाचार सुर्खियां हैं जो उस खतरे का उदाहरण हैं जो न्यायाधीशों को बेलगाम सोशल मीडिया से सामना करना पड़ता है। हाल ही में सीजीआई रमना ने सोशल मीडिया पर जजों पर प्रेरित और सुनियोजित हमले पर चिंता जाहिर की है। Lastly, I want to tell all of you that you must assist the judges and the institution. We are all ultimately part of one larger family. Protect the institution from motivated and targeted attacks. Don't shy away from standing up for what is right and against what is wrong. इससे पहले दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करते हुए सीजीआई रमना ने मीडिया रिपोर्टिंग पर नाराजगी जताते हुए कहा कि हमें विलेन बनाया जा रहा है। सीजीआई ने कहा कि हमने ये कब कहा है कि हम सरकार को टेक ओवर करना चाहते हैं। सीजीआई ने कहा कि मीडिया कुछ भी लिख देता है। राजनीतिक पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात रखते हैं, लेकिन हम ये भी नहीं कर सकते। ये सिर्फ सीजीआई के बोल नहीं है, ये पूरी न्यायपालिका की आवाज है। इससे पहले भी दूसरे सीजीआई न्यायपालिका पर सोशल मीडिया के प्रेरित हमले पर चिंता जाहिर कर चुके हैं। डीसीआई ने कहा है कि वकीलों को उन न्यायाधीशों के बारे में टिप्पणी पोस्ट नहीं करनी चाहिए जिनके सामने वे पेश हो रहे हैं। एक बात तो तय है कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर संयम की जरूरत है, साथ में सख्त नियम कानून कायदे बनाने की भी जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो ये चिंताएं रही हैं न्यायपालिका की। इस वक्त हमारे साथ एक बेहद खास पैनल जुड़ा है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जस्टिस एम एन वेंकटचलैया, पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं, और हमारे साथ जस्टिस एम के शर्मा जुड़ रहे हैं, पूर्व जज सुप्रीम कोर्ट के।
हमारे साथ जस्टिस आर.वी. ईश्वर जुड़ रहे हैं, पूर्व जज दिल्ली हाई कोर्ट के। हमारे साथ एन.के. सिंह जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और विशेषकर इस विषय पर खास पकड़ रखते हैं। हमारे साथ पवन दुग्गल जुड़ रहे हैं, आईटी विशेषज्ञ भी हैं, अधिवक्ता भी हैं और पत्रकार भी रह चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये एक ऐसा पैनल है जो न केवल इस समस्या को समझता है बल्कि समस्या के समाधान क्या होंगे इसे भी निकालने में बहुत हद तक इनकी भूमिका रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। पहले मैं सबसे पहले जस्टिस एम.एन. वेंकटचलैया, आई वुड like to come to you. CJI Ramanna has voiced his concern over social media, especially attack of the social media on judges. How do you react, sir? Decided in England, the photograph of 3 judges who decided it were published in a newspaper upside down. Their photographs are printed upside down. And the title put was 3 Old Fools. And Lord Denning was asked whether it amounted to contempt. Sir. He said, look here, what about that statement? We are 3 people. Old. We are old people. Fools, that's the opinion of the persons who looked at us. Where is any objection to it? Please look up that the Goliath case. This is I think Manchester Guardian put the photographs of the 3 judges upside down. There's a lot of things about it. It's very interesting because orally, unless it is formulated properly, judges should not speak in a amorphous way. It must be specific. And social media is a great institution, Baba. Though it is amenable to a lot of misuse and ignorant abuse. Innocent abuse, ignorant abuse, motivated abuse. The greatest danger to democracy is motivated abuse to disrupt forces of democracy. Sir. Whenever forces of democracy are promoted, even if it is wrong, it will serve a purpose. Sir. बिल्कुल सर, और यहीं पे एन.के. सिंह जी, जिस तरह से इस पे कोई शक नहीं कि सोशल मीडिया की शक्ति बहुत जिसको बोला जाए असीमित है, और सोशल मीडिया ही नहीं मीडिया की भी। लेकिन जिस तरह से आजकल की मीडिया रिपोर्टिंग हुई है, विशेषकर न्यायपालिका की पूरी कार्रवाइयों को लेकर या जजेज को जिस तरह से हाल फिलहाल में टारगेट किया गया, आपको लगता नहीं कि सीजीआई की जो चिंता है वो बहुत जायज है और वाकई इस तरह से स्थिति पैदा हो गई है जहां पर जो चाहे जैसे चाहे न्यायपालिका पर प्रतिक्रियाएं दे रहा है, विशेषकर सोशल मीडिया की गैर जिम्मेदाराना व्यवहार की बात करें तो? इसको इस तरह समझना होगा कि सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी का एक अनूठा गिफ्ट है। इट इज ए गिफ्ट, आई मीन अनपैरेलल्ड गिफ्ट टू दिस सोसाइटी। सोशल मीडिया में जो टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से सोशल मीडिया आ जाया है, लिहाजा इस टेक्नोलॉजी को हम रोक नहीं सकते, इसके बहुत सारे फायदे हैं। अब आता है बात कि सोशल मीडिया को हम कैसे लेते हैं। सोशल मीडिया ये सही है कि अगर अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी की बहुत है, लॉजिक और पुअर है, अगर इमोटिव सोसाइटी है, इवन अ माइनर र्यूमर इन दैट सोशल एस्टैब्लिश सोशल एंटिटी। देश में 100 करोड़ आदमी सोशल मीडिया यूज कर रहा है। अगर उनकी अंडरस्टैंडिंग है, अगर वो चीज नहीं लॉजिक और उनका खराब है, अगर साइंटिफिक बिल्कुल। लेकिन सवाल यहीं पर एन.के. सिंह जी, यहीं पर सवाल ये उठने लगता है कि आखिर अगर ठीक है लॉ से नहीं हो तो बचाव क्या हो, उपाय क्या हो? जस्टिस ईश्वर, आई वुड कम टू यू सर, as we quoted that CJI has said that मैं जस्टिस ईश्वर से ये सवाल कर रही हूँ एन.के. सिंह जी कि CJI has said that media is making judiciary a villain. Very strong statement it was. The judiciary can't hold press conference and defend itself. We knew this. How should the judiciary react and defend itself? If we know that social media has technology, social media has that power, but if no law, then how judiciary can defend themselves?
Two, three things which I want to tell you, very fundamental things. The majesty of the courts and the majesty of the judiciary will be maintained only if the judges retain silence with regard to matters which are not directly in their concern. Second thing, judges should view all this as an occupational hazard, and they should not try to take these things very seriously. That is one thing. The third thing is that today we are living in a very aggressive world, where any opinion is being countered with a lot of aggression. So you have to take note of all these things and ascribe that to the immaturity of the people who use the social media for ulterior purpose. And lastly, the judges should never think of even participating in social media. They should not be part of the social media, because they should be away from all these things. All they have to do is to decide the cases as per law and leave it to the law. Leave it at that. Nothing else can help improve the situation. So we can always keep on debating as to whether we should counter that. Judges should never think of countering these things. But when the line is crossed, when abusive and violent language is being used, that is entirely a matter for the parliament to make laws, and it should not be of any concern to the judges. Their duty is to decide the cases as per the constitution and as per the law, and treat these things as an occupational hazard and keep moving on. That's my opinion. Bilkul. Justice M.K. Sharma, then there is two things. One, whenever social media comes or media comes, they always say that they have a blanket jacket sort of that under the name of freedom of expression. The judges are being attacked undoubtedly through social media and the media also. How does the judiciary deal with it? Definitely, Justice Ishwar has given some kind of some kind of solution about it, but many people think that contempt is a one way to deal with it. Do you think, sir, that contempt proceedings the only weapon right now we have, where judiciary at least can deal with this kind of problems? Yes, I think there has been attack on the judiciary by the in the course of the social media updates. Now, while hearing cases, different judges of the Supreme Court has spoken about this attack that is being made. By doing that, they are trying to malign the reputation of the judges. Justice Deepak Gupta, for example, has said how the innocents are being trolled online, and anonymous entities use social media to malign the reputation of judges. And former Chief Justice of India, Justice Bobde, also said that judges feel harassed by comments on social media, and it affects the performance of the judges. Similarly, Indira Banerjee, Justice Sanjay Kaul, he also has expressed that social media fuel intolerance against the judiciary, making imputation against the judiciary. So this is happening, and this is probably because it is these are the words of the judges of the Supreme Court expressed publicly. So these must be their personal experiences, and therefore it is true that by making it public, they have pointed out the hazardous situation that is being brought in by the utterances and the writings in the social media. This attack is a new trend, according to me. When I was working as a judge of the Delhi High Court or the Supreme Court, there was some criticism against us, our functioning, but there was those were the positive suggestions that were being given by the then press. But now, what is happening is
that there is a negative campaigning faced by the judges. So now the question is, as you have asked, is how to overcome and face this situation. Of course, the tool of contempt proceedings, as you suggested, and issuing gag orders is available. But according to me, the citizens of the country should also be conscious of the fact that if you attack and try to destroy the working of the judiciary, you will destroy the democratic norms and the process. For judiciary is practically the protector against misdeeds of the executive and a very effective watchdog. Therefore, apart from such consciousness, some effective law should be enacted in the IT sector, and that data protection law, for which a bill is already prepared, and which will monitor and moderate the social media users. Now, according to me also, data protection bill, when it becomes a law, will surely bring in a change in the social media landscape. Yes. And irresponsible social media users. Sir. This will have effective handle the implications for judges also. Sir. Number of remedial measures then may be available to tackle such adverse situation where comments on composition of the bench or the background of the judges who deliver a verdict are being made. Yes. Those could be checked properly and appropriately. These sort of trolling are surely not acceptable, which is bringing in difficulties for the judges to function. This is what I want to say upon this question. सर, बट पवन दुग्गल साहब, डेटा प्रोटेक्शन बिल को लेकर बहुत उम्मीदें हो गई हैं और लग रहा है कि जब डेटा प्रोटेक्शन बिल आ जाएगा और लागू हो जाएगा तो बहुत हद तक इस स्थिति पर नियंत्रण लगाया जा सकता है। जो वेबसाइट्स हैं, जो अलग अलग वेब पोर्टल्स हैं जो इस तरह की खबरें देखती हैं, उन पर भी लगाम लग सकता है। लेकिन उन तमाम लोगों ने अभी तक इस सिफारिश को मानने से बहुत हद तक देखा जाए तो एक वेलकमिंग सा नोट नहीं दिख रहा है। उसके अलावा जो एक चिंता है कि क्या आपको वैसा वाकई लगता है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी है वो बढ़ जाएगी डेटा प्रोटेक्शन बिल से, और कौन से ऐसे इसमें राहतें हैं जिसकी वजह से जो स्थिति अभी भिड़ने की बनी हुई है वो नहीं रहेगी? पवन जी, डेटा प्रोटेक्शन बिल को लेकर सर ये मेरा सवाल था आपसे कि जो एक उम्मीद बंधी हुई है डेटा प्रोटेक्शन बिल को लेकर, आखिर उस उम्मीद को कितना हम प्रैक्टिकल समझें? जो चिंताएं अभी न्यायपालिका की हैं उससे कितनी चिंता कम हो सकती है डेटा प्रोटेक्शन बिल के मद्देनजर? देखिए, भारत का जो डेटा प्रोटेक्शन बिल आने वाला है वो बहुत देर से हम उसका इंतजार कर रहे थे जी। और अब क्योंकि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है, तो सरकार के ऊपर दायित्व बनता है कि उस रिपोर्ट से वो क्या उठाना चाहते हैं और क्या नया स्वरूप से वो डेटा प्रोटेक्शन कानून लाना चाहते हैं। लेकिन इसमें कोई दो राह नहीं है कि डेटा प्रोटेक्शन कानून की बहुत सख्त ज्यादा जरूरत है। क्यों? क्योंकि भारतवासी जो हैं पूरी दुनिया भर में सर्वश्रेष्ठ लोग हैं जो सबसे ज्यादा डेटा एकत्रित करते हैं और सबसे ज्यादा डेटा ट्रांसमिट और जनरेट करते हैं। क्योंकि हम लोग भारतवासी ग्लोबल ऑथर्स, ग्लोबल ट्रांसमिटर्स और ग्लोबल ब्रॉडकास्टर्स ऑफ डेटा बन चुके हैं। लेकिन इस डेटा का नियंत्रण करने के लिए कोई कानूनी प्रकरण फिलहाल मौजूद नहीं है। जो भारत का जो सूचना प्रौद्योगिकी कानून है वो भी स्पष्ट तौर पर इस डेटा प्रोटेक्शन के कॉम्प्रिहेंसिव पहलुओं के साथ डील नहीं करता। इसलिए जरूरी हो जाता है कि ये डेटा फ्रेमवर्क लाया जाए, लेकिन ये डेटा फ्रेमवर्क इस तरीके से लाया जाना पड़ेगा ताकि सामंजस्य और समन्वय स्थापित किया जा सके, जहां एक और सरकार के जो जेन्युइन सॉवरन इंटरेस्ट हैं उनका संरक्षण हो सके, वहां दूसरी ओर लोगों की जो पर्सनल डेटा और जो अदर सोशल डेटा है उसका भी संरक्षण की बात पूरी तरीके से हो सके। तो जो चिंताएं अभी उच्चतम न्यायालय ने व्यक्त करी हैं बहुत वैलिड हैं, टॉपिकल हैं, रेलेवेंट हैं।
अब दायित्व तो सरकार के ऊपर बनता है कि वो किस तरह से कौन सा अवतार लेकर आती है डेटा प्रोटेक्शन के कानून का। फिलहाल जो पुराना कानून था वो तो जो उन्होंने 2019 में संसद में रखा था, वो तो जो जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन है यूरोपियन यूनियन, उसका ही एक बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड वर्जन है। काफी सारी चीजें हमने वहां से टीपी हैं, कॉपी करी हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भारत को समझना होगा कि कट कॉपी पेस्ट जो है भारतवर्ष में मॉडल कामयाब नहीं है। हम भारत के बाहर के प्रावधानों को अगर कट कॉपी पेस्ट यहाँ करते हैं तो लाजमी सी बात है ये प्रावधान लॉन्ग टर्म ना तो ज्यादा कारगर रह पाएंगे, ना ही वो भारत की जो जमीनी हकीकतें हैं उनके साथ तारसंगत हो पाएंगे। तो अब देखते हैं क्या किस तरह का स्वरूप लेकर आता है, लेकिन ये बात तो सही है जो भी कानून आए अल्टीमेटली उसकी आवश्यकता बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों का जो डेटा है उसका संरक्षण होना सर्वोपरि प्रायोरिटी है। बिल्कुल। अभी तक ये बात जो अभी तक हम लोगों ने जो एक चर्चा की है उसमें बहुत हद तक ये ऐसा लग रहा है जैसे मीडिया एक खलनायक के रूप में उभर रही है और सोशल मीडिया खास करके खलनायक के रूप में उभर रही है। इनके सिंह जी, जैसा पवन ने भी बताया कि बस महज एक बिल ला देने से, और जैसा आपने भी कहा कि बस कानून के चाबुक से अगर हम चाहेंगे इस स्थिति को सुधारना तो ठीक नहीं होगा और शायद ठीक भी ना हो। अभी तक बहुत सारे कानून हैं लेकिन चीजें वैसी जस की तस बनी हुई हैं। ऐसे में क्या आपको लगता है सर कि कोर्ट की खबरों को कवर करने के लिए, खासकर जो संवेदनशील मुद्दे हैं उनको कवर करने के लिए, जहां कोर्ट धीरे धीरे ओपन हो रही है, पैंडेमिक की वजह से हम देख रहे हैं कि लगातार ऑनलाइन सुनवाई शुरू हो रही है, हर किसी के पास इसका एक्सेस पहुंच जा रहा है, ऐसे में बहुत जरूरी है कि मीडिया, सोशल मीडिया दोनों के लिए कोई खास तरह का एक प्रोटोकॉल दिया जाए, दिशा निर्देश दिया जाए, मानक तैयार किया जाए जो मीडिया के लोग खुद करें, ऐसा आपको लगता है? और अगर ऐसा है तो आखिर वो कौन सी संस्था है जो ये करवा सकती है? क्योंकि अभी तक जितनी संस्थाएं हैं वो ऐसी भी नहीं है जो टेलीविजन को या अखबारों को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकें। तमाम संस्थाएं होने के बावजूद हम इस तरह की खबरें देखते हैं जो बहुत हद तक एक सही पत्रकारिता के पैमाने पर नहीं सही ठहराई जा सकती। वैसे इसको थोड़ा गहराई से समझना होगा सर, ये नेचर इसका क्या है, का नेचर क्या है। अगर आप गौर से देखते तो 100 करोड़ आदमी के देश से लो अंडरस्टैंडिंग का हो, लेस एजुकेटेड हो, एक मजदूर भी जो है वो भी सोशल मीडिया पे एक्टिव है। आप समझ सकते हैं इसका डायमेंशन कैसा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है। आज के लॉ और क्लॉजेज लाके अगर आप चाहे कि उसको चेंज कर लेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। दूसरी दिक्कत यह है कि आप अगर लॉ बनाती भी है तो उसको इम्प्लीमेंट करने में पसीने छूट जाएंगे, क्योंकि एक तो उसकी लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है लॉ के बारे में। एक ग्रामीण आदमी है जिसको आपने सोशल मीडिया पे डाल रखा है, वो उसकी चॉइस है। तो पवन दुग्गल जी भी हमसे एग्री करेंगे कि ये डायमेंशन दुनिया के अन्य कंट्रीज से बिल्कुल डिफरेंट है। लो अंडरस्टैंडिंग और हाई रीच, ये दोनों जो म्यूचुअली कॉन्ट्राडिक्टिंग है। अब इससे क्या है कि अंडरस्टैंडिंग आप क्या सोशल मीडिया, इसका मूर्त रूप कोई नहीं है। आप जो कहती हैं मीडिया, तो जो फॉर्मल मीडिया थी उसका एक ऑफिस होता था, उसमें एक राजश्री जी एडिटर इन चीफ होती थी। उन्होंने अगर गलती की तो फौरन जाके उनको कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन सोशल मीडिया में जो आदमी बैठा है उसको ट्रेस करना, और अगर ट्रेस भी करना तो 100 करोड़ आदमी में एक लॉ इम्पोज करना जो कि उसकी अंडरस्टैंडिंग से मैच नहीं करता है। जैसे कि एक चीज आई, कल ही हम बता रहे हैं, कल एक खबर आई जो कि वेग निकली, वो ये थी कि साहब विराज का पहिया चोरी चला गया। जबरदस्त सोशल मीडिया में उसको लिया गया, पता लगा कि नहीं ये कुछ नहीं है। अब आप बताइए कि इमेज कैसे कंट्री की खराब होगी? जाहिर है कि जबरदस्त खराब होगी। जजेस ट्रेंड माइंड है, इसलिए जजेस को सोशल मीडिया के उससे बहुत ज्यादा असर तो नहीं पड़ेगा, इसके जजमेंट है। और जहाँ तक इमेज की बात है, ये हमारे हर इंस्टीट्यूशन की खराब हो रही है। और सिर्फ जुडिशरी का नहीं है, कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो बचा हुआ है? ये एक फेज है, ये फिकर आउट हो जाएगा आने वाले दिनों में। लेकिन जब तक हम सोसाइटी के अंडरस्टैंडिंग, उसका एजुकेशन लेवल, ये सबके लिए अच्छा वो अलग इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो गवर्नमेंट ऑर्डेन्ड इंस्टीट्यूशन नहीं होते। या तो सरकार से कहा कि 3 इंस्टीट्यूशन बना दो और बड़े बड़े चश्मे वाले लोग डाल दो और वो कंट्रोल करेंगे। ये अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम है, और इसको आप किसी लॉ से लाके या इंस्टीट्यूशन डेवलप करके कहे कि खत्म हो
do you think that judges can express their opinions on judicial issue on social media when it concerns the defenses of the judicial value? Do you find it's normal, it's good? Yes. You see, you must have come across a news item where former Chief Justice of India, Justice S.A. Bobde, has opined that judges should not participate on social media. This is probably, in my opinion, is in the nature of an advice, for it is for the individual judges to take a call on them. Judges also enjoy the right of free expression. And if you look it from that angle, they have a full right to participate in the social media as well. But judges must also understand that they should speak only through their judgment, which is the strongest weapon available to a judge. And therefore, in my opinion, well, even if they participate in the social media, but they should have, they should enforce a social media distancing. Besides, judges are also expected to be aloof and live a secluded life. This is what we have been hearing and we have been following. And you know, the Supreme Court judgment where it is said that judges should live like hermits. So if you take that factor into consideration, the judges should not participate in active social media discussions, but at the same time, they should be aware of the political, social, and economic surroundings where they live, because that has to be used by them while discharging their duty. Yes. And the judges must also understand that they are working in a new universe where they could be trolled, criticized, and insulted if they happen to exist in the social media personally. Therefore, the judges have to be very cautious in their actions and dealing, for they must understand that they are in a public gauge all the time and are being watched at every moment. In my opinion, therefore, that there has to be an internal guideline taken by the judiciary after discussion at all levels regarding user of social media by judges. Regarding conduct of the judges, there is already such a guideline existing and being followed by all the judges. So similarly, for this participation also, I believe the judiciary should frame an internal guideline advising as to how to deal with the situation, social media, and also how the judges should participate in a social media if they do so. Yes, but Justice Eswar, but you know, the bar members has not that kind of guidelines. So how do you see the strong comments of the bar members as they comment on the sitting judges or ongoing cases? How you find it, sir? Yes. So before answering that question, I will just make a remark vis-a-vis what Justice Sharma has just now said. Sure, sir. See, in my opinion, there should be complete ban on the judges joining the social media. If you start giving internal guidelines and then lay down certain rules that in such circumstances you can join, you have to follow these norms and all that. Now, if something happens, if the norms are exceeded, then what do you do? So why have a problem at all? So don't give rise to the problem. There should be complete ban on judges joining the social media of any kind, because that will avoid all kinds of control. Now, coming to your question, that the strong comments of the bar it has got the right to criticize the judgments of a judge, but not his personal matters or non-judicial matters. So the bar seems to, if it appears to exceed
this line while making comments and criticism in the social media. Certainly, that is not good conduct, and there is probably existing laws which can take care of that. But if they can freely participate in the social media and make all kinds of comments against judges, including personal comments against judges, there is hardly anything which the judges can do within the existing framework. So the judges have to make certain sacrifices, and one of those sacrifices is that personal conduct, their judicial conduct is all open to public, and anybody can say anything. And there are, of course, certain laws to take care of that. It should be left to that, and no judge should be permitted to join the social media of any kind. डेफिनेटली सर. पवन दुग्गल साहब, बिल्कुल एक कंस्ट्रक्टिव अगर क्रिटिसिज्म है तो वहां तक तो बात अच्छी है. हालांकि जस्टिस ईश्वर ने कहा कि जजेज को सोशल मीडिया पर नहीं आना चाहिए, एक विचार ऐसा भी है. बट जो दोहा डिक्लेरेशन है या बैंगलोर कॉन्फ्रेंस भी हो चुका है, दोनों में ही अगर देखा जाए तो ये एक बात बन चुकी है कि अगर जज भी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना चाहे तो रहे, कुछ खास नियम कायदे हैं उसके लिए, उसके तहत रहे. पर चिंता यहाँ पर वकीलों की है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है तब तक तो ठीक है, लेकिन जिस तरह से बीसीआई ने स्पष्ट कहा, ये पूरे सर्वे के बाद ये स्पष्ट हुआ कि कई वकील ऐसे भी होते हैं जो दबाव बनाने के लिए, या एक तरह से मैं बहुत स्ट्रांग अगर शब्द उपयोग करना चाहूँ तो लॉबिंग करते हैं, और इसलिए किसी जज को अगर रिक्यूज कराना है तो उसके खिलाफ खबरें देना और इस तरह की चीजों का यूज करते हैं, सोशल मीडिया का दुरुपयोग करते हैं. आप इस पूरी समस्या को कैसे देखते हैं, विशेषकर एक वकील होने के नाते, और यदि कोई ऐसा वकील कर रहा है तो आखिर किस तरह से उसे रोका जाए, क्योंकि वो न तो मीडिया है, न वो कोई संस्था है, वो एक इंडिविजुअल है. आप उसको कैसे रोक सकते हैं? देखिए, ये एक बहुत ही प्रचलित काइंड ऑफ फिनोमेनन आ गया है, और समस्या ये है कि सेल्फ रेस्ट्रेंट या सेल्फ रेगुलेशन फिलहाल मौजूद ही नहीं है. हम लोग जब वकील होते हैं तो पब्लिक लोग हमसे उम्मीद करते हैं कि हम लोग एक बहुत ही सेल्फ रेगुलेटरी और सेल्फ रिलायंट तरीके से काम करेंगे, ताकि हम कम से कम बोलें, जो बोलें उसमें हम जो इंस्टीट्यूशन है उसकी गरिमा को हम कहीं ना कहीं नुकसान ना पहुंचाएं. जैसे कि जज साहब ने सही कहा कि देखिए, आप वकील होने के नाते आपको अधिकार तो है कि आप जजों की जो जजमेंट्स हैं उस पर टिप्पणी कर सकते हैं और उसको क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, लेकिन आप जज को टारगेट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप जज को टारगेट करेंगे तो आप इंस्टीट्यूशन को टारगेट कर रहे हैं, और जब इंस्टीट्यूशन टारगेट होगा तो कहीं ना कहीं जो आम जनता है उसके मस्तिष्क में इस इंस्टीट्यूशन के जो महत्व है उसको काफी आघात पहुंचेगा, और वो जो एस्टिमेशन है वो कहीं ना कहीं पब्लिक डोमेन में, पब्लिक व्यू पॉइंट में लोअर हो जाएगी. इसलिए मुझे लगता है कि जजों को तो खैर जुडिशरी इंटरनल गाइडलाइंस दे सकती है कि आप ऐसा ना करें, बट हर जज कहेगा साहब मैं भी तो एक भारतवासी हूँ, मेरे पास भी मौलिक अधिकार हैं, और मेरे जीवन जीने के मौलिक अधिकार में, मेरी अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार में इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर जाना शामिल है. बट वो सेल्फ रेगुलेशन के माध्यम से वो शायद हम उनको फिर भी एक दिशा की ओर ले जा सकेंगे. लेकिन ज्यादा जो बड़ी चुनौती होगी, वकीलों को आप किस तरीके से, या जो पब्लिक डोमेन में जो लॉबिस्ट हैं उनको आप किस तरीके से रेगुलेट करेंगे. मुझे लगता है कि केंद्रीय सरकार के पास एक विकल्प है, वो सेक्शन 87 भारत की सूचना प्रौद्योगिकी कानून सन 2000 में रूल्स एंड रेगुलेशंस ला सकती है, क्योंकि जब आप एक चाहे अधिवक्ता हैं, चाहे आप नॉर्मल लॉबिस्ट हैं, जब आप ऑनलाइन कुछ चीजें जनरेट कर रहे हैं, जब आप इंटरमीडिएट की परिभाषा में आ जाते हैं सेक्शन 21W भारत के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में, उनका कंडक्ट रेगुलेट करने की जो पावर है वो सेक्शन 87 IT एक्ट में केंद्रीय सरकार को दी जा चुकी है. तो केंद्रीय सरकार चाहे तो ला सकती है. फिलहाल वो फरवरी में IT रूल्स 2021 लेकर आई है, जो विशेष तौर पर इंटरमीडिएट को रेगुलेट करने का प्रयास करते हैं. लेकिन इस दिशा में भी अगर ऐसे प्रावधान आएंगे तो कहीं ना कहीं एक डेटरेंट फीलिंग आएगी. अभी तो लगता है कि साहब जिसको जो कहना है वो कह देता है और कोई प्रकार के कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे, और उसका जो मैं कहता हूँ अनडिजायरेबल इम्पैक्ट है वो जुडिशरी पर आ रहा है, जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस पर आ रहा है. क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, जजेस तो आपसे ओपन कन्फ्रंटेशन नहीं कर सकते सोशल मीडिया पर, लेकिन वो अपनी जजमेंट के थ्रू बात तो कर सकते हैं, लेकिन आप अपने कथन से, अपने कहने से, अपने कमेंट से जजेस पर जो प्रेशर बनाते हैं
वो मुझे लगता है कि भारत की जो डेमोक्रेसी और जो हमारी स्ट्रॉन्ग जुडिशियल फ्रेमवर्क है उस पर आघात करने का प्रयास होता है, उसको रोकने की जरूरत है। बिल्कुल। एनके सिंह जी, अब यहाँ पर एक और समस्या उभरती है। एक पत्रकार होने के नाते हम सोर्सेज पर डिपेंड करते हैं। अब हमारे पास सोर्सेज हो गए, अगर ये इस बहस को भी देखें तो जजेज की टिप्पणियां भी एक सोर्स हो गई, वकीलों की टिप्पणियां भी एक सोर्स हो जाती हैं, खासकर सोशल मीडिया पर उन्होंने कुछ लिखा वो भी खबर बन जाती है। यानी इनडायरेक्ट जिसको कहा जाए कि इनडायरेक्ट तरीके से अब उस बात को भी उठाकर अगर हमने खबर बनाई तो टारगेट जो है वो जो निशाने पर जो आती है वो न्यायपालिका आ जाती है। अब हमें ये देखना है कि ये जो फीडर्स हैं इनको कैसे फिल्टर किया जाए, हम अपने संस्थानों के अंतर्गत कैसे एक तो हमारे अपने रिपोर्टर्स हैं जो जिन्होंने खबर की, और एक अलग अलग जगह सोर्सेज से जो फीडर्स हमें मिले, अलग अलग जगह से जो हमें खबरें मिल रही हैं उसको उठा के हमने कोई खबर लिखी या दिखाई, वो भी कहीं ना कहीं न्यायपालिका पे कई बार निशाने साधती हुई दिखती है। ऐसे में किस तरह से हम इस तरह की चीजों को रोके? खासकर मैं वीडियो ब्लॉग की बात करूं तो कोई एक बयान पर, किसी एक वकील के भी बयान पर कई सारे वीडियो ब्लॉग्स आप देखेंगे शुरू हो जाते हैं। उनको लेकर अभी तक कोई विशेष कानून भी नहीं है। आप यूट्यूब पे डाल दें कुछ भी जिसमें कई बार पक्षपात रहता है सीधे तौर पर, उसको कैसे रोकें? सुप्रीम कोर्ट में एक बेंच ने इस पे चर्चा भी की कि जिस दिन डेट होता है उसके एक दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस में या टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल एक सीनियर वकील लिखते हैं और वो उस केस में अगले दिन पेश भी होते हैं और वो अपना पूरा व्यू पब्लिक को मोल्ड करने के लिए दे देते हैं। इससे जजेस पे इसका दबाव पड़ता है। ये लेकिन यहाँ बात क्या है, ये उस वकील का उस आर्टिकल लिख रहा होता है, इंडिविजुअल राइट है। टारगेट जो करता है वो जज के माइंड को करता है, अपना आर्टिकल लिख के पब्लिक ओपिनियन बना करता है। लेकिन जजेस ट्रेंड माइंड होते हैं, इन चीजों से बहुत असर करते हैं। दूसरा, अगर जजशिप को कबूल किया है तो उनका जो इंडिविजुअल राइट है, फंडामेंटल राइट हमारा है, वैसे है उनके पास है, लेकिन वो उसको एक्सरसाइज नॉर्मली नहीं करते हैं। कि आधा सोशल को एक रिसीवर के रूप में तो ले सकते हैं, सोशल मीडिया की सारी न्यूज वो ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंटरेक्ट न करे। यहाँ दो चीजें अलग करनी पड़ेगी कि जजेस सोशल मीडिया पे रहे कि ना रहे। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो रहे जरूर, लेकिन इंटरेक्ट न, क्योंकि जैसे ही इंटरेक्ट करते हैं तो आपके विंडोज खुल जाते हैं और तब अटैक आप पे हो सकता है। बिल्कुल, हाँ। और एक जज पे अटैक होना उस इंस्टीट्यूशन को डिमोलिश करेगा, उस प्रेस्टीज लोअर करेगा। ये जजेस इंटरेक्ट कर, जजेस आर नॉट अलाउड टू राइट आर्टिकल। अगर वो नॉन प्रेसिडेंशियल मैटर पे है तो आर्टिकल नहीं लिखते, इसीलिए नहीं लिखते। हम तो हाँ, एक कोई सेमिनार हो रहा है उसमें कोई जज बोलने आ रहे हैं जी, वो एक अलग पक्ष होता है क्योंकि परमिटेड होता है। बिल्कुल, सोशल मीडिया चूंकि कैप्चर्स है इसलिए बिल्कुल जजेस को अलाउड नहीं है कि जजेस सोशल मीडिया पे करेक्ट करें, बिल्कुल इसको सीख की तरह इस्तेमाल करें, रिसीव करते, लेकिन इसके बियॉन्ड न जाए। जी जी बिल्कुल। लेकिन जब वो चाहे वो वकील, मान लीजिए कोई वकील ने कोई ट्वीट किया या सोशल मीडिया पर कोई खबर डाली, उसको उठाकर संस्थानों में खबरें बनाई जाती हैं, बड़े बड़े बहस हो जाते हैं। हो सकता है कि उसके उसका कोई बहुत ज्यादा पृष्ठभूमि नहीं हो, उसके अंदर कोई बहुत तत्व नहीं हो, लेकिन चूंकि वो सनसनी है उसको उठाकर चीजें बनाई जाती है। तो ऐसे में मीडिया के ऊपर किस तरह से इन चीजों पर रोक लगाई जाए? और खासकर मैं इसलिए ये सवाल पूछना चाह रही हूँ कि एनबीए जैसी संस्थाएं जब फेल हो गई, प्रिंट मीडिया को लेकर प्रेस काउंसिल ने अभी तक कोई वैसी लगाम लगाने की बात नहीं हुई है, टिथलेस मानी जाती हैं। एनबीए जैसे संस्थान भी टेलीविजन को लेकर फेल हो चुकी हैं। ऐसे में आपको लगता है कि सोशल मीडिया कम से कम पकड़ में नहीं आने वाली है अगर हम अपने स्वलगाम की बात करें या अपने ऊपर खुद ही एक तरह से स्वविवेक से रुकने की बात करें तो? एनके सिंह जी, ये सवाल आप ही से है। पिछले साल से बहस हुई है और हिंदुस्तान के हर इंस्टीट्यूशन ने इस पे बैन लगाने हैं। सुप्रीम कोर्ट से लेके अब सब लोग, सारे लोग इस पे बहस कर चुके हैं। ये रिजॉल्व कैसे हो? पहली बात ये है कि अगर हम एक सोशल मीडिया से कोई न्यूज लिफ्ट करके देते हैं जी, कि हम
वहीं पे जी बिल्कुल जी हमारी मजबूरी है कि जी बिल्कुल। जस्टिस वेंकट चिलैया अपने बहुत देर से फोन पर जुड़े हुए थे हमारे साथ। जस्टिस वेंकट चिलैया अपना एक कमेंट रखना चाहते हैं इस पर। जस्टिस वेंकट चिलैया, इन द लाइट ऑफ सोशल मीडिया अटैक्स एज वी डिस्कस्ड, should there be a blanket regulation on social media? Do you think so this will work, and then maybe social media and judiciary will have some good rapport? As an adjunct to democratic forces, Jefferson said, cure for the ills of democracy is more democracy. And that's a very present statement. The more public social media spreads, it will balance itself. There's the theory, oh my goodness, there's a lot of literature, scientific literature, biased social media, prejudiced and manipulated social media can be corrected by more social media. That's the theory. In fact, it is in the field of theory of probabilities. That if social media is controlled by some group, more social media will neutralize that group, that control, and there's a lot of thinking on that. Yes. Justice Ishwar, what do you think that what changes in law should be there to curb wrong social media uses against judiciary? It's a rather difficult question to answer. But what is coming uppermost in my mind is the way in which aggression and violence and abusive language is being let loose to the social media against each and every aspect of life, every person, every official, bureaucrat, judge, everybody. I think it is worth seriously considering a blanket ban on social media. Sir, Justice M.K. Sharma, do you have any plan for this kind of situation? Yes. According to me, it will be very difficult to put an absolute ban on the judges being active in the social media. Because, for example, in order to keep contact with their family members also, like WhatsApp and all, they are using it. So therefore, it will be difficult to do that. But I believe that there should be some strict law which should be brought in and enacted. As I suggested a little bit earlier, that there can be some sort of modification in the IT law, and the data protection bill should be brought in. And before this data protection bill is brought in, according to me, the judiciary should be consulted, and the judiciary must have some sort of internal guidelines created, so that this problem which is being faced by the judiciary and its members would be tackled. And I believe that will take care of, to some extent, the problem that is being faced by the judiciary. Okay. जी पवन दुग्गल साहब, इसका ये अर्थ निकालूं मैं कि अभी जो एक संतुलन बनाने की बात अभी तक चल रही है, उसमें न केवल न्यायपालिका की बल्कि बार की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण रह जाएगी, और कार्यपालिका की भी, सरकार की भी बहुत भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। तब जाकर, यानी सभी तरफ से कोई कार्रवाई होगी, तब जाकर एक ऐसी स्थिति बनेगी जहां हम सोशल मीडिया के सदुपयोग की बात कर पाएंगे। और जो अभी तक ये देखा जा रहा है, बार बार ये चिंताएं जो जाहिर की जा रही हैं कि सोशल मीडिया बेलगाम होती जा रही है, तब जाकर न्यायपालिका के संदर्भ में इस पर कंट्रोल लग सकता है। आप ऐसा समझते हैं सर? मैं पूरी तरीके से आपसे सहमत हूँ। मैं मानता हूँ कि ये एक यज्ञ है और सबका होती देनी हो। जब तक आप सारे लोग एक साथ मिलकर अपना कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे, तब तक इस तरह का जो ब्लेटेंट मिसयूज हो रहा है सोशल मीडिया का,
उसको हम रोक नहीं पाएंगे। और कहीं ना कहीं जहां सेल्फ रेगुलेशन का मॉडल आगे हो सकता है वो भी करना चाहिए। जहां सरकार को नए कानूनी प्रावधान लेकर आने हैं, देखिए जस्टिस शर्मा ने सही कहा कि अभी डेटा प्रोटेक्शन कानून आ रहा है, अगर उसमें भी हम कुछ इस तरह की चीजें लेकर आए ताकि जो जुडिशरी संबंधी डेटा है उसको हम संरक्षण कर सकें। दूसरी, अब कहीं ना कहीं आईटी एक्ट जो भारत का मूलभूत कानून बन चुका है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट को लेकर, उसके तहत भी संशोधन की आवश्यकता है ताकि इस तरह का जो दुरुपयोग हो रहा है उसको रोकने का प्रयास किया जाए। लेकिन इसके लिए आपको एफर्ट सरकार को करना होगा, बार एसोसिएशंस को करना पड़ेगा, बार काउंसिल को करना पड़ेगा और जुडिशरी को करना पड़ेगा। साथ साथ हाथ डाल के आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि इस दुरुपयोग को, इस मिसयूज की जो चुनौती है उसको रोकथाम करने में हम लोग सफल हो पाएंगे। जी बिल्कुल। एनके सिंह जी, इस पूरी बहस के बाद क्या आपको लगता है कि अगर मैं सही समझ रही हूं तो कि शायद क्या आप यही बोलना चाहे, अगर एक शब्द में इस पूरी बहस को खत्म करना हो और ये बताना हो कि क्या करना चाहिए, तो क्या आपको लगता है कि आप एक शब्द का ही उपयोग करेंगे और वो है कि आत्मनियंत्रण, सभी को आत्मनियंत्रण करना चाहिए, तब जाकर स्थिति सुधरेगी? एनके सिंह जी, सरकार को जब आप कोई पावर देते हैं कोलेटरल डैमेजेस क्या? जी बिल्कुल। फिर वही सरकार हो जो अपने खिलाफ आवाज को तो पा दे, लेकिन उसके के खिलाफ आवाज होगी उसको इग्नोर करता है। जी। सरकार को ये न दे सकते, सरकार को फर्दर पावर नहीं दे सकते। हाँ। आ जाए या 30 साल बाद। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। और एक सार्थक बहस में हिस्सा लेने के बाद तमाम जो हमारे विद्वान हमारे साथ जुड़े हुए थे और उनसे जो बातें निकली, शायद उससे मैं और मेरे दर्शक इतना जरूर समझ रहे होंगे कि न्यायपालिका जो कि हमारे देश के लिए सबसे सशक्त कड़ी है, सबसे सशक्त स्तंभ है, जो 130 करोड़ जनता की उम्मीद है, यदि उसे इस तरह से बार बार बेवजह निशाना बनाया जाएगा तो इससे हमारी प्रजातंत्र को खतरा हो सकता है। हमारी प्रजातांत्रिक मूल्य जो हैं वो कमजोर पड़ सकते हैं। ऐसे में बहुत जरूरी है कि हम हों या आप हों, सोशल मीडिया जो कि एक नए जादू की तरह हमारे सामने आ चुका है, इस जादू को समझें और इस जादू के सदुपयोग को कैसे अमल में लाया जाए, कैसे चलन में लाया जाए, इस पर काम करना शुरू करें। इसकी शुरुआत हमसे और आपसे भी होगी। और मुझे इस बात का गर्व है कि एपीएन पर और एपीएन के तमाम वेबसाइट्स पर या सोशल मीडिया हैंडल्स पर हमने कभी भी कोई भी ऐसी खबर नहीं दिखाई जो वेरीफाइड न हो। और खासकर न्यायपालिका को लेकर हम हमेशा संजीदा रहे हैं और रहेंगे। अपने इसी वायदे के साथ आज इंडिया लीगल में बस इतना ही। नमस्कार।